नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। हम लोग इंटरमीडिएट का जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट है जनन आपकी इकाई है, उस जनन इकाई का हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, ये पूरी जनन इकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन, मिनिमम मैं कह रहा हूं 2 क्वेश्चन, एक लॉन्ग का और एक शॉर्ट का। ठीक है, तो कम से कम 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ठीक है, और उसमें भी आप लोग जो अभी तक पढ़े हैं लघु बीजाणु जनन, और अभी पढ़ा पिछले लेक्चर पे आपने गुरु बीजाणु जनन, आधा पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन का और आधा इस लेक्चर में पढ़ना है। तो जो आपका लघु बीजाणु जनन है तथा जो दीर्घ बीजाणु जनन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है जिसका नाम है द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जरूर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह जो आपका ये यूनिट ही आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम मैं इतना कह रहा हूं दावे के साथ कि 2 क्वेश्चन जरूर आएगा इस यूनिट से। तो कृपया करके पूरी तरीके से इस यूनिट को आप तैयार करें, और पूरी तरीके से इस यूनिट को तैयार करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, डेली वीडियो को देखिए। ठीक है, और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं ताकि उसका भी हम प्रत्युत्तर दे सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात करते गुरु बीजाणु जनन का, जिसे आप लोग कहते हैं, जिसे गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोरोजेनेसिस दोस्तों, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन। अर्थात गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है। गुरु बीजाणु का निर्माण किया जाता है, इसका मतलब जो होगा, इसके द्वारा जब ये गुरु बीजाणु जनन होगा तो आपके गुरु बीजाणु बनेंगे। गुरु बीजाणु को आप और क्या कर सकते हैं, गुरु बीजाणु को आप गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा, ठीक है, गुरु बीजाणु का निर्माण कहां से होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा जब आपके गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन। अच्छा, गुरु बीजाणुओं को एक और नाम दिया जाता है अंड कोशिका। गुरु बीजाणु को एक और नाम दिया जाता है क्या, अंड कोशिका, गुरु बीजाणु। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है अंड कोशिका, अंड कोशिका, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। ठीक है, ये आपका फीमेल गैमेट है। ठीक है, मादा युग्मक है। ठीक है, ये आपका गुरु बीजाणु क्या है, मादा युग्मक है। अंड कोशिका क्या है, मतलब गुरु बीजाणु जनन, इसका डिफिनीशन हो गया, गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु यानी अंड कोशिका का निर्माण किया जाता है। बात समझ में आई? चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारे गुरु बीजाणु या अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था कि यह हमारा क्या है, बीजांड है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, बीजांड है। क्या है दोस्तों, बीजांड है। ठीक है, और यह बीजांड, इसी बीजांड के अंतर्गत आपका एक और पाया जाता है, एक और पार्ट पाया जाता है, इसको आप कहते हैं भ्रूण पोष। क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। तो ये जो आपका रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, यह आपका बीजांड है। ठीक है, इसी बीजांड के अंतर्गत आपका ये व्हाइट वाला पार्ट भ्रूण कोष पाया जाता है। इसी भ्रूण कोष में एक सेल होती है जिसका नाम होता है अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, यह अधोस्तरीय कोशिका क्या करती है, डिवीजन करती है। कैसा डिवीजन करती है, सूत्री विभाजन करती है। ठीक है, कैसा विभाजन करती है, सूत्री विभाजन करती है। और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक मात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बट जाती है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। यह जो हमारा अधोस्तरीय कोशिका है, यह अधोस्तरीय कोशिका क्या कर रही है, डिवाइड कर जा रही है 2 पार्टों में। ठीक है, वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं,
अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पूरे बीजांड का चित्र ना बना करके सिर्फ आपको जो है इसका जो भ्रूणकोश है उसका चित्र बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। बुक में आपके दोनों का चित्र एक साथ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्पेस थोड़ा सा कम है, इस वजह से हम एक ही बोर्ड पे ले आना चाह रहे हैं सारी चीजों को, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, भ्रूणकोश हो गया। ये आपका क्या हो गया, भ्रूणकोश हो गया। अभी तक आपका यहाँ पे सिर्फ एक अधोस्तरी कोशिका था, लेकिन अधोस्तरी कोशिका डिवीजन कर करके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इस दो पार्ट को आप क्या क्या नाम देते हैं, पहले का आप नाम देते हैं बीजाणु जनन कोशिका। क्या नाम देते हैं, बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। अच्छा, दूसरे का आप क्या नाम देंगे, पहले का आपने नाम दे दिया बीजाणु जनन कोशिका, दूसरे का आप दे देंगे भित्तीय कोशिका। दूसरे का नाम क्या दे देंगे, भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही डेफिनेट है। मुझे तो 90% चांस लग रहा है कि यह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, या तो गुण बीजाणु जनन या तो लघु बीजाणु जनन, दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है आएगा, ठीक है, चाहे वह रेखांकित चित्र ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमारे इस बीजांड में जो हमारा भ्रूणकोश था, इस भ्रूणकोश के अंदर एक हमारी कोशिका थी जिसका नाम क्या था, अधोस्तरी कोशिका। अब अधोस्तरी कोशिका का हो गया सूत्री विभाजन। जब सूत्री विभाजन हो गया तो एक अधोस्तरी कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो गई, जिसमें से पहली कोशिका हमारी हो गई बीजाणु जनन कोशिका और दूसरी कोशिका हो गई भित्तीय कोशिका। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी बीजाणु जनन कोशिका है, ठीक है, जो हमारा बीजाणु जनन कोशिका है वह कैसे काम करेगा, बीजाणु जनन मात्र कोशिका के तरीके से कार्य करेगा, या गुण बीजाणु मात्र कोशिका के तरीके से कार्य करेगा। किसके तरीके से कार्य करेगा, गुण बीजाणु मात्र कोशिका से, गुण बीजाणु मात्र कोशिका के तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। अब जब यह गुण बीजाणु मात्र कोशिका के तरीके से कार्य करेगा तो इसमें फिर से क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। जब फिर से डिवीजन होगा तो इसके बाद मतलब एक और हम चित्र बना करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसको क्लियरली बना लेते हैं, ठीक है। अब एक बचा, बाकी जो आपका भित्तीय कोशिका उसका काम अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यह बीजाणु जनन जो कोशिका थी इसने फंक्शन कैसे चालू कर दिया, कैसे कार्य चालू किया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के तरीके से कार्य करना चालू कर दिया, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करने लगा। अब जब यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करने लगता है तो इसमें क्या होता है, चार जो मतलब फिर से डिवीजन होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, चार कोशिकाओं का निर्माण होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। चार कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, हमें अर्धसूत्री चाहिए, जिसको आप लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन या आरवाईडी, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, या इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अब जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो हमारा ये एक कोशिका थी ना बीजाणु जनन कोशिका, जिसको आप नाम देते थे बीजाणु मात्र कोशिका, यह बीजाणु मात्र कोशिका चार कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितने नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, चार नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। बात समझ में आई, चार नई कोशिकाओं का आप निर्माण कर लीजिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल और ये चार सेल। बात समझ में आई। तो यहाँ पे अब चार कोशिकाओं का निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या है दोस्तों, तीन सेल डीजनरेट कर जाती है, मतलब आपका ये तीन सेल जो है नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सिर्फ एक ही जो सेल होती है, एक ही जो कोशिका होती है वह क्रियाशील होती है। बात समझ में आई। तो यह जो एक कोशिका क्रियाशील होती है इसको कहते हैं क्रियाशील गुण बीजाणु। क्या बोलते हैं इसको, क्रियाशील गुण बीजाणु। क्या बोलते हैं, क्रियाशील गुण बीजाणु, क्रियाशील गुण बीजाणु, ठीक है। बाकी का जो आपका तीन कोशिका थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है। अब बचा आपका गुण बीजाणु, ठीक है। अब यह देखिए यहां तक तो आपका सब कुछ डिप्लॉयड था या द्विगुणित था, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपका क्या था, सब द्विगुणित था ना, 2n था सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जब ये अगुणित बन गया, क्या बन गया, अगुणित, चारों के चारों कोशिकाएं कैसे होंगी, अगुणित, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो रहा है।
या अणुसूत्री विभाजन में हो रहा है, अणुसूत्री विभाजन में जितनी जो मात्र कोशिका रहती है उसका आधा हो जाता है गुणसूत्र, तो यहाँ पे हमारे 2n से क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे 3 नष्ट हुए हैं और एक जो बचा है, चारों सेल में जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा, इसको हम अगुणित बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी तक क्या था, द्विगुणित था, यहाँ पे n मतलब हेप्लॉइड मतलब अगुणित हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसका सूत्री विभाजन होगा। ठीक है, भाई अगला स्टेप क्या होगा इसका, अब ये आपका एक ही कोशिका बचा है। ठीक है, अब ये कोशिका जो बचा है क्रियाशील गुण बीजाणु, अब इसका क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होगा। अच्छा, जब सूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में बटेगी। ठीक है, तो ये भी तो जानना जरूरी है। अब यहाँ पे जब इसका सूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक जैसे आपका ये कोशिका है, ठीक है, यह कोशिका क्या करेगी, 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। कितनी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक कोशिका क्या करेगी, 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अच्छा, ये चीज हम आपको बीजांड बना के नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, हर जगह हम बीजांड नहीं बना रहे, लेकिन रहेगा हर जगह ये चीज जो आप रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये हर जगह रहेगा, लेकिन इसको हम इस वजह से नहीं बना रहे हैं। देखिए, एक जगह बना ही देते हैं। ठीक है, एक जगह क्या करते हैं, बना ही देते हैं, अथवा आप लोगों को जो है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, ठीक है, ये आपका, और देखिए इस पार्ट को और इस पार्ट को, इसको बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। देखिए यहाँ पे कवरिंग नहीं है। ठीक है, इस कोशिका के यहाँ पे जो आपका जो भ्रूण कोश है इसके ऊपर कवरिंग नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको निभाग बोला जाता है। ठीक है, और नीचे वाले को बीजांड द्वार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बीजांड द्वार बोला जाता है, बीजांड द्वार बोला जाता है। ठीक है, अब यह हो गया निभाग, यह हो गया बीजांड द्वार। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पे भी निभाग है, यह है आपका बीजांड द्वार। ठीक है, अभी तक आप जो देख रहे थे कि जो आपके 4 कोशिका हैप्लॉइड या 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, उसमें से 3 क्या थे, अक्रिय थे या अक्रिय जो क्रियाशील नहीं थे, वो क्या कर गए, जो है डिजनरेट कर गए, लेकिन आपका एक बच गया। ठीक है, अब यह जो बच गया वह क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, अगले स्टेप में ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। जब इसने समसूत्री विभाजन किया तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, अब यह 2 कोशिकाएं, ठीक है, आगे क्या करेंगी, फिर से जो है यह क्या करेंगी, सूत्री विभाजन करेंगी। फिर से क्या करेंगी, सूत्री विभाजन करेंगी। अगर यह फिर से सूत्री विभाजन करेंगी तो फिर 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। 2 से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, 2 से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब जब 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया तो यहाँ से एक बार फिर से सूत्री विभाजन होगा। एक बार फिर से क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा। ठीक है, सूत्री विभाजन होगा। अब जब एक बार फिर से सूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा दोस्तों, 8 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 कोशिकाओं का निर्माण हो गया फिर से सूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, अब यह सारी की सारी जो कोशिकाएं विभाजित कर रही हैं वो आपकी बीजाणु जनन कोशिका विभाजित कर, भित्तीय कोशिका विभाजित नहीं कर रही है। जो आपका बीजाणु जनन कोशिका था वह जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के तरीके से कार्य करेगा। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रिडक्शन डिवीजन करेगा या और सूत्री विभाजन करेगा, जिसके फलस्वरूप 4 मात्र कोशिकाएं बनेंगी। जो 4 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, जो 4 कोशिकाएं बनेंगी उसमें से 3 क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, एक बचेगा। ठीक है, इसको आप बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है, अब यह क्रियाशील गुरु बीजाणु, भाई आपको यही तो
आप गुरु बीजाणु जनन पढ़े तो गुरु बीजाणु का निर्माण ही तो करा रहे थे, ठीक है। अब यह गुरु बीजाणु, ठीक है, इसका मतलब यह क्या एग सेल है। अब एग सेल क्या किया, फिर से डिवाइड किया, ठीक है, सूत्री विभाजन हुआ, ठीक। अब सूत्री विभाजन के बाद यहाँ पे 1 से 2 सेल का निर्माण हुआ। अब फिर से यहाँ पे सूत्री विभाजन हुआ तो फिर से 2 सेल का निर्माण हुआ। एक बार फिर से सूत्र विभाजन हुआ तो फिर और 4 सेल का निर्माण हो गया। इसका मतलब 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है अभी तक आपके इसमें, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जब इनमें 8 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है तो यह भी, ठीक है, अब यह एक जगह जाकर के एकत्रित होना लगती हैं, ठीक है, अलग अलग पोल पर जाने लगती हैं। तो जब अलग अलग पोल पे जाएंगी तो एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। आइए वह स्ट्रक्चर भी बना के हम देखते हैं। इतना चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो हम एक अलग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए हम एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। चलिए दोस्तों, अब आपका एक और फिगर बनके तैयार हो गया। ये जो, ठीक है, इसमें आपका ये बीजांड, ठीक है, ये आपका निभाग हो गया, ये आपका बीजांड द्वार हो गया। बात समझ में आई। यहाँ पे जो 8 कोशिकाएं बन रही थी, यहाँ पे जो आपकी 8 कोशिकाएं बन रही थी, ठीक है, ये 8 कोशिकाएं देखिए यहाँ पे कैसे अरेंज होती हैं। अब यहाँ पे जो 8 कोशिकाएं हैं वह कैसे अरेंज हो रही हैं, देखिए 3 कोशिकाएं जो है एकदम टॉप पे चली गई। 3 कोशिकाएं कहाँ चली गई, टॉप पे चली गई। इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। क्या बोला जाता है, एंटीपोडल सेल बोला जाता है, प्रतिमुखी कोशिका बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो दोनों किनारे पे छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही है, ये जो छोटी वाली कोशिका है दोनों किनारे पे, इसको बोला जाता है दोस्तों सहाय कोशिका। इस कोशिका को और इस कोशिका को, ठीक है, ये दोनों किनारे वाली कोशिका को क्या बोला जाता है, सहाय कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सहाय कोशिका। इसका मतलब ये और ये दोनों आपका क्या हो गया, सहाय कोशिका हो गया। क्या हो गया, सहाय या सहायक कोशिका, ठीक है, सहाय कोशिका हो गया। बीच में जो 2 कोशिकाएं बच रही हैं इनको आप द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। देखिए दो जो सेल हैं यह क्या करते हैं, बाद में फ्यूज कर जाते हैं, कुछ टाइम बाद क्या कर जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए अब सब यन है, ठीक है, तो सब यन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ था तो उसके बाद यन ही तो था ये। अब यहाँ पे इसका सूत्र विभाजन हुआ तो यन से यन का ही निर्माण होगा, फिर सब यन ही चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये जो कोशिका है, यह कोशिका क्या करते हैं, दोनों आपस में मिल जाती हैं, मिल कर करके एक कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, मिल करके एक कोशिका का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। अब इस ये लेकिन क्या होता है, द्वितीयक होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं इसको, द्वितीयक केंद्रक इसको बोला जाता है द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। अब यह आपका ये तीनों कोशिकाएं होगी जिसको आपने बोला था एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका। आपकी ये दोनों कोशिकाएं होंगी किनारे किनारे वाले जिसको आप बोल रहे थे सहायक कोशिका। बीच वाली कोशिका हो गई जिसको आप द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। ये बीच में लंबी सी कोशिका है। अब इसी को क्या बोला जाता है, इसी को आपको बोला जाता है एग सेल, ठीक है। क्या, अंड कोशिका। इसी को क्या बोला जाता है, एग सेल अथवा अंड कोशिका बोला जाता है, ठीक है। इसी को आप मादा युग्मक भी कर सकते हैं। इसी को आप क्या सकते हैं, मादा युग्मक कर सकते हैं, या इसी को हम अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका या एग सेल, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक। अब बात आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि देखिए जब एग सेल के जस्ट विपरीत में जो हो, ठीक है, जैसे आपका अगर एग सेल इस नीचे वाले पार्ट पे है तो इसका जस्ट अपोजिट साइड क्या हुआ, टॉप वाला पार्ट। बॉटम का अपोजिट हुआ टॉप। तो यहाँ पे अगर आपका एग सेल है तो इसको जो टॉप वाले पार्ट पे जो कोशिका होंगे इसको बोलेंगे अधोमुखी को सॉरी प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो आपका एग सेल होता है या अंड कोशिका होता है, उस अंड कोशिका को जो कोशिका घेरे रहती है उसको बोलते हैं सहाय कोशिका। क्या बोलते हैं, सहाय कोशिका। और जो बीच में कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं द्वितीय केंद्रक, ठीक है। द्वितीय केंद्रक क्या होता है, द्वितीय केंद्रक कोशिका होती है तो इसमें जो केंद्रक होता है वो 2 होता है, ठीक है। अब 2n होता है। अब देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 कोशिकाएं हैं, जबकि केंद्रक का संख्या 8 है, क्योंकि सब में एक एक
कोई केंद्रक है, लेकिन इसमें क्या है, 2 केंद्रक है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो बोलते हैं टूयन या द्वितीय केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कोशिकाओं की संख्या क्या है, 7 है, लेकिन केंद्रक की संख्या 8 है। यह एक खास बात। अब आपके एक सेल या मतलब अंड कोशिका अथवा मादा युग्मक का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आपका गुण बीजाणु जनन कंप्लीट हो गया। आपको यही तो चाहिए था, अंड कोशिका। अंड कोशिका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब अंड कोशिका जब बन गया, फीमेल गैमीट है, अंड कोशिका का निर्माण जब हो गया, तो यह अंड कोशिका जो हम लोग लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे, वहां पे जो हमारा नर युग्मक बन रहा था, ठीक है, मेल गैमीट बन रहा था, यानी कि नर युग्मक परागकण जो बन रहा था, उस परागकण से क्या करेगा, दोनों आपस में संलयित होंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हो, संलयन होने के लिए क्या चाहिए, एक परागण होता है। ठीक है, क्या होगा, परागण होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका गुण बीजाणु जनन अब खत्म हो गया। अब क्या होगा, आपका परागण होगा। चलिए देखते हैं कि परागण किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है परागण। बात समझ में आई? नेक्स्ट आपका क्या है, परागण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग परागण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, और कल आप लोगों के सामने सर लाइव आए थे। ठीक है, लाइव आकर के उन्होंने काफी सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, कुछ आपकी जो समस्याएं थी उनको भी लिया था। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है कोई टॉपिक, तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो भी जरूर बताएं, क्योंकि हम लोगों को क्या सुधार करना है तभी पता चलेगा जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला है आपका परागण, या इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन कब होगा, पॉलिनेशन होने के लिए क्या है, पॉलिनेशन एक प्रक्रिया है। ठीक है, परागण एक प्रक्रिया है। परागण में क्या होता है, जो आपका मेल गैमीट बना है, ठीक है, यानी कि आपका जो नर युग्मक बना है और जो अंड कोशिका बनी है, अंड कोशिका से जो आपका अंड कोशिका से जो आपका नर युग्मक है, दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है वही होगी। ठीक है, तो अच्छा मिलेंगे कैसे, क्योंकि जो आपका नर युग्मक है वो भी अचल है, जो आपकी अंड कोशिका बनी है वो भी अचल है। ठीक है, तो जिस माध्यम के द्वारा आपके नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका और परागकण आपस में मिलते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। ठीक है, जिस माध्यम से, जिस तरीके से ये मिलते हैं आपस में, उसको बोलते हैं परागण, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, अचल होते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं परागण कैसे कैसे हो सकता है। देखिए परागण जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक तो ऐसा होगा कि हमारा पहला जो होगा, परागण का 3 टाइप होता है। परागण कैसे होगा, 3 टाइप से होगा। मतलब एक जो है हमारा पुष्प, ठीक है, जो हमारा पुष्प है उसी में मेल और फीमेल, जो मतलब आपका मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट बना हुआ पुष्प में, दोनों एक ही पुष्प में प्रेजेंट हो, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में प्रेजेंट हो। दूसरी कंडीशन ये है कि 2 अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्पों में हो। ठीक है, या तीसरी कंडीशन ये है कि एक पुष्प के, एक ही प्लांट के एक पुष्प में नर युग्मक हो, तथा दूसरे एक ही प्लांट के दूसरे पुष्प में क्या हो, आपका मादा युग्मक हो। इसका मतलब परागण करने के लिए विभिन्न भिन्न जो है आपके 3 तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, 3 प्रकार से हो सकता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि मेल पार्ट को, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए आपको। माध्यम का मतलब हो गया कि चाहे वो जैविक माध्यम हो, चाहे वह जैविक माध्यम हो और चाहे वह अजैविक माध्यम हो। अजैविक मतलब कि जो आपके मेल गैमीट को, यानी कि परागकण को जो ट्रांसफर कर रहा है, जो आपके फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, जो फीमेल का जो वर्तिकाग्र वाला पुष्प का जो पार्ट होता है, फ्लावर का जो वर्तिकाग्र वाला पार्ट होता है, वहां तक परागण को जो पहुंचाने का कार्य है, यदि कोई लिविंग बीइंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जैविक प्रक्रिया के द्वारा, जैविक कारक के द्वारा। ठीक है, यदि वही प्रक्रिया किसी अजैविक कारक के द्वारा हो रही है जिसमें जीवन नहीं है, तो उसको बोलते हैं अजैविक कारक। ठीक है, मतलब 2 कारक होते हैं। जो आपका परागकण है, परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए 2 कारक रिस्पांसिबल होते हैं। एक तो होता है जैविक कारक, दूसरा होता है अजैविक कारक। जैविक कारक में जैसे आपके आते हैं कीट, ठीक है, इसके बाद पक्षी आते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका घोंघा आता है,
ठीक है। और बहुत सारे जो आपके जो है तितलियां होती हैं, ठीक है, या अन्य बहुत सारी चीजें हैं, चमगादड़ है, ठीक है, बहुत टाइप के जो है ये सब जैविक कारक में बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, वहीं पे आपका जो अजैविक कारक है इसमें मुख्य दो ही घटक होता है, पहला होता है वायु और दूसरा होता है जल, ठीक है। इसमें दो ही मुख्य कारक होते हैं, पहला होता है वायु, दूसरा होता है जल। वायु का मतलब क्या हो गया कि जो मैक्सिमम अजैविक कारक के द्वारा जो परागण होता है, अजैविक कारक के द्वारा जो परागण होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा वायु के द्वारा होता है। वायु के द्वारा का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई फ्लावर, ठीक है, यदि किसी पुष्प में सिर्फ नर युग्मक यानी कि परागकण है, वह परागकण दूसरे पुष्प के किसी या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे, ठीक है, या किसी दूसरे पौधे के फीमेल पार्ट पे, मतलब वर्तिकाग्र पे उसको जाना, तो वहां पे उसको ट्रांसफर करने के लिए मैक्सिमम वायु की आवश्यकता होती है। कुछ एक सर्टेन जनरा है जिसमें जो है कुछ एक वंशज है, लगभग 30 के आसपास आपकी एनसीईआरटी लिखती है, 30 के आसपास वंश है जिसमें आपका परागण जो होता है अजैविक कारक के जल के थ्रू होता है, ठीक है, अजैविक कारक के जल के थ्रू होता है। लेकिन वायु के थ्रू मैक्सिमम जो अजैविक कारक का जो परागण होता है वो मैक्सिमम वायु के थ्रू होता है, ठीक है, मतलब हवा के थ्रू होता है, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ पे कुछ क्या है, जैसे आपकी कीट की, पक्षी की, घोंघा, चमगादड़, तितलियां की बात की गई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम इन्हीं के द्वारा होता है। अच्छा, जो जैविक कारक और अजैविक कारक के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है उसके पुष्पों में भी एक सामान्य डिफरेंस देखा जाता है कि जो अजैविक कारक के जो पुष्प होते हैं जिसमें पॉलिनेशन अजैविक कारक के द्वारा होता है, ऐसे पुष्प क्या होते हैं, बहुत सुंदर या अट्रैक्टिव नहीं होते, बहुत कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत कलरफुल नहीं होते हैं। इस वजह से उस पे कीट वगैरह नहीं जाते हैं, या चिड़िया या चमगादड़ ये सब उस पे नहीं जाते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे आपके मधुमक्खियां हैं, ठीक है, ये सब उस पे रस, ठीक है, रस वगैरह लेने के लिए, उसमें चूसने के लिए नहीं जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जो आपके जैविक कारक के थ्रू किए जाते हैं उसके पुष्प प्रायः कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, आकर्षक होते हैं, मनमोहक होते हैं। बात समझ में आई? तो इस वजह से उस पे जो कीट हो गए, आपके पक्षी हो गए, ठीक है, या फिर आपका मधुमक्खी हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है जाकर के उस पे बैठती हैं और उससे रस पान करती हैं, ठीक है। और उसी ड्यूरिंग में, उसी समय पे क्या करता है, जो उसका परागकण होता है, स्फुटन के बाद जो परागकण होता है वह परागकण इनके कहीं पंखों में, ठीक है, या इनके बॉडी पे कहीं पे जाके अटैच हो गया, और फिर ये जो दूसरे उस पे गए, ठीक है, किसी दूसरे पौधे पर गए, तो उस समय क्या करता है, इनका जो पॉलन ग्रेन इनके बॉडी में टच था, वह पॉलन ग्रेन क्या कर जाए, गिर के करके उसके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर, ठीक है, यानी कि वर्तिकाग्र पर अटैच हो जाता है। यह आपका वर्तिकाग्र ऐसे तो होता है, ठीक है, हमने बता रखा है आपको इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब इसी वर्तिकाग्र पे आपके पॉलन ग्रेन आ गए, गिर गए, ठीक है। अब कोई जब पॉलन ग्रेन आ गए तो इसी पॉलन ग्रेन का फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो पराग नलिका का निर्माण चालू कर देंगे। क्या कर देंगे? पराग नलिका का निर्माण चालू कर देंगे। जब ये पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा तो यह जो है पराग नलिका बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, आपके अंडाशय में, भ्रूण कोश में जाएगा, ठीक है। भ्रूण कोश में जब जाएगा तो वहां पे जो आपका एग सेल है, ठीक है, उस एग सेल के साथ जाकर के ये क्या करेगा, फ्यूज कर लेगा, संलयित हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्रिया, ये आपका क्या हो गया, परागकण हो गया। यह आपका क्या हो गया, परागकण हो गया। यह आपका क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि जो आपका मक्का आपने देखा है, तो जिसको आप मक्के का बाल कहते हैं, जिसमें आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकले रहते हैं ना, जैसे मक्का, ये मान लीजिए आपका कोई हो गया मक्का, इसमें ऐसे ऐसी संरचनाएं बहुत ढेर सारी निकली रहती है ना, तो ये भी आपका क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है, वर्तिकाग्र ये होता है। इसी से जाकर के आपका पॉलन ग्रेन जो है जाके ऐसे भिड़ जाता है, ठीक है। तो जिसमें वायु के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वायु के थ्रू जो आपका परागण होता है, उसमें यह वर्तिकाग्र ऐसे ढेरी टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे निकले होते हैं। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब हो गया कि परागण जो होगा वह या तो जैविक कारक के थ्रू होगा या तो अजैविक कारक के थ्रू होगा। अजैविक कारक में आपके वायु और जल है, जिसमें वायु प्रमुख रूप से है, ठीक है। जल सिर्फ 30 वंशों के आसपास आपकी एनसीईआरटी लिखती है,
ठीक है। लेकिन जैविक कारक में बहुत सारे कारक हैं, इसके जो फ्लावर होंगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल होंगे। बात समझ में आई? तो इसका रसपान करने के लिए भौरे हैं, आपके तितलियां हैं, ठीक है, मधुमक्खी है, ये सारे के सारे जो है जाते रहते हैं, उनकी बॉडी से पॉलन ग्रेन जो अटैच हुआ और जाकर के दूसरे उस पे मेल किसी पौधे के या पुष्प के फीमेल वाले पार्ट पे जाकर के गिरा दिया जाता है, ठीक है, या अटैच हो जाता है। तो वहां पे फिर इसके बाद पॉलन ट्यूब का निर्माण होने लगता है, वह पॉलन ट्यूब उसके भ्रूणपोष में इंटर करता है और एग सेल या अंड कोशिका से क्या कर जाता है, संलयित हो जाता है। तो यह सब आपका परागण इस प्रकार, ये इतने कारक होते हैं। अच्छा, परागण जो होते हैं वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार है परागण के, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं परागण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वयुग्मन, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोगैमी। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण और तीसरा होता है परनिषेचन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, स्वयुग्मन में क्या होता है, जो हमारा प्लांट है उसका जो फ्लावर है, ठीक है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में जो हमारा परागकण होगा वह एक ही पुष्प के, ठीक है, एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के दूसरे जो वर्तिकाग्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर अगर ट्रांसफर होता है तो इस प्रकार के परागण को बोलते हैं स्वयुग्मन। क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन। मतलब एक ही पौधे के एक ही पुष्प में ये क्या हो रही है, सेम पौधा सेम पुष्प, मतलब एक ही पौधे के उसी पुष्प में अगर यह क्रिया होगी तो इसको क्या बोला जाएगा, स्वयुग्मन। मतलब एक ही पौधे का, ठीक है, जो आपका एक ही पौधे में जो पुष्प में जो परागकण है वह उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो उसको बोलते हैं स्वयुग्मन, ठीक है, या ऑटोगैमी इसको बोला जाता है। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ये कोई आपका प्लांट है, यह एक फ्लावर हो गया, ठीक है, और यह आपका दूसरा फ्लावर मान लिया, ठीक है, ये दूसरा फ्लावर इस तरीके से, ठीक है। अब इसका मानते हैं कि एक ही पौधे के, ठीक है, एक ही पौधे के किसी एक पुष्प का परागकण, मतलब इसका क्या ले लिया आपने, परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर के अटैच हो जाए। वर्तिकाग्र का मतलब देखिए पौधा तो एक ही है लेकिन इसमें क्या है, एक पुष्प का परागकण है दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र है, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से परागण होगा तो इसको बोलेंगे सजात पुष्पी परागण, ठीक है। तीसरा टाइप होता है दोस्तों, देखिए ऐसा इस वजह से होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मैच्योरिंग लेट होता है, ठीक है, लेट मैच्योर होते हैं। तो जब लेट मैच्योर होंगे तो क्या करेंगे, जैसे मेल पहले मैच्योर हो गया फीमेल बाद में मैच्योर हो रहा है, तो एक पुष्प का, ठीक है, एक पौधे का जो एक ही पार्ट पाया जाएगा वह दूसरे पौधे के दूसरे पार्ट से जाकर के परागण करेगा। मतलब यह एक कोई पौधा है उदाहरण के लिए, ठीक है, यह इसका पुष्प है, ठीक, यह इसका पुष्प है, यह कोई एक दूसरा पौधा है, ठीक है, यह इसका पुष्प है, ठीक है। मतलब यहाँ भी यह हो जाएगा इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे जाकर के अटैच हो जाए, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे जाके अटैच हो जाएगा तो इसको बोलेंगे परनिषेचन। क्या बोलेंगे, परनिषेचन। मुख्यतः जो परनिषेचन होता है यही जो है आपके विभिन्न कारकों के थ्रू होता है, चाहे वह जैविक कारक हो चाहे अजैविक कारक हो। ऐसा इस वजह से होता है कि इसमें मैच्योरिंग जो होती है, परिपक्वता जो होती है भिन्न भिन्न काल या भिन्न भिन्न समय पर आती है। मान लिया कि यहाँ पे जो नर युग्मक था उसका मैच्योरेशन पहले हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका मादा वाला मैच्योरेशन नहीं हुआ तो दूसरे पौधे के मादा वाले पार्ट से जाकर के ये अटैच हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अब आपको परागण समझ में आ गया होगा। 3 प्रकार का स्वयुग्मन में एक ही पौधे के सेम पुष्प में सेम फ्लावर में, ठीक है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में। दूसरा है सजातीय पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट, मतलब प्लांट सेम रहे लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे,
ठीक है। लेकिन इसमें पर निषेचन में क्या है, प्लांट भी डिफर करेंगे, फ्लावर भी जो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लांट ही डिफर कर जाएगा तो फ्लावर तो अलग हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। जब दूसरा प्लांट आ गया तो जो है फ्लावर डिफर कर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका परागण 3 प्रकार से होता है। बात समझ में आई? चलिए हम लोग इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम है आप लोग पढ़ेंगे द्वि निषेचन, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम चांस है इसके पूछे जाने के। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो पे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।